नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि चंडीगढ़ का पेपर आप सॉल्व करा दीजिए, तो चंडीगढ़ का मैं आपके लिए पेपर लाई हूँ। ये है हरियाणा चंडीगढ़ 2023 में जो पेपर आया था पीजीटी का, वो है। ठीक है, तो हम आपसे सिर्फ इतना ये कहना चाहते हैं, देखो मैं जो भी आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ वो कोई भी स्टेट है आपके लिए, सभी के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आया हुआ पीवाईक्यू है, सॉल्व पेपर है, ये तो हम क्लियर करेंगे, लेकिन आप रेगुलर बेस पे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप मेरी डेली क्लासेस जो होती हैं, देखो जो बॉल पेपर होता है ना, उस पर ये तो नहीं लिख सकते हैं कि सभी स्टेट के नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन होम साइंस का सिलेबस सभी स्टेट्स में लगभग सेम ही है। तो आप वो सारे एमसीक्यूज जो मैंने आपको मैं डेली प्रैक्टिस देती हूँ 25 क्वेश्चंस की, जिसमें अभी तक हम मैनेजमेंट कवर कर रहे थे, और भी आप देखोगे जाके चैनल की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो और भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, चाहे वो हरियाणा के नाम से हैं, चाहे वो मतलब बिहार के नाम से हैं, कहीं के भी नाम से, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सब होम साइंस के प्रश्न हैं। कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जिनकी डिमांड थी उनके लिए मैं ये पीवाईक्यू लेके आई हूँ। इसका मतलब ये है कि आप इसको देख सकते हो किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद हम बीच बीच में आपको ये पेपर भी देते रहेंगे जो भी आए हुए हैं पुराने, क्योंकि पेपर आपका जून में है। नई डेट आई हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 4-5 दिन पहले जब मैंने देखा था तो जून में बता रहे हैं आपका पेपर। तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो हम बीच बीच में जो पीवाईक्यूज हैं, मतलब विशेष तौर पर चंडीगढ़ क्षेत्र के, क्योंकि हरियाणा पंजाब की सेम ही मतलब है कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हम सभी जानते हैं, तो ये सारे पेपर उसी एरिया के हैं। ओके, तो वो भी कराती रहूँगी मैं आपके लिए, और साथ ही साथ मैं आपको जो बीच में प्रैक्टिस 25 क्वेश्चंस की दे रही हूँ वो भी देखते रहिए, इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन 60 है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पेपर चेक करना है, हम सिर्फ इसमें आंसर देखेंगे कैसा पेपर था। ओके, बात बहुत हो गई, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का गैर पौष्टिक कार्य है? भोजन धन और स्तर का प्रतीक है, भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है, सी ऑप्शन है भोजन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है, डी ऑप्शन है भोजन संक्रमण से बचाता है। गैर पौष्टिक कार्य की बात हो रही है, तो आपको एक ऑप्शन इसमें अलग दिख रहा होगा जो कि पौष्टिकता से उसका कोई लेन देन नहीं है। बताइए क्या होगा भाई? ऐसा ऑप्शन तो आपको एक ही दिख रहा है ना, ए ऑप्शन जो है भोजन धन और स्तर का प्रतीक है। देखो, भोजन कभी भी धन स्तर का प्रतीक नहीं होता है। हम कम मतलब पैसे में भी अच्छा आहार ले सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर ए ऑप्शन का, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ बात हो रही है गैर पौष्टिक कार्य की, तो ए ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। बकाया भोजन शरीर की वृद्धि विकास में मदद करता है, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत भी करता है, और ख़ास तौर से अगर एक पूछा जाए तो प्रोटीन। बकाया ऐसा नहीं है, और भी एलिमेंट्स इसमें लाभदायक होते हैं, चाहे वो खनिज लवण हो गए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गए, लेकिन प्रोटीन महत्वपूर्ण कार्य करता है ऊतकों की मरम्मत से संबंधित। ठीक है, और संक्रमण से भी हमें बहुत सारे विटामिन और भोजन बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेवा योजना और उन्नयन क्रमशः किस पैमाने पर तैयार किया जाता है? जो सेवा योजना होती है उसका जो उन्नयन है किस पैमाने पर तैयार होता है? क्या 1 औसत 50 और 1 औसत 200? दूसरा है 1 औसत 200, या फिर 1:150, या फिर बात करते हैं 1:200, या फिर 1:100 होता है, या फिर बात हो रही है 1:100 एंड 1:200। क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1:200 और 1:100 के बीच जो होता है पैमाना जो होता है इसका तैयार किया जाता है किसी भी सेवा योजना का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग करें। बी ऑप्शन है काम करते समय शारीरिक यांत्रिकी का पालन करें। सी ऑप्शन लयबद्ध गति का प्रयोग करने से बचें। डी ऑप्शन है किए जाने वाले किसी भी कार्य में कौशल में सुधार करना। कौन सा कथन गलत होगा? और आपको आई होप समझ आ गया होगा, अगर आपने वर्क सिंप्लीफिकेशन या मैनेजमेंट को ठीक से पढ़ा होगा तो सी ऑप्शन जो है आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पर गलत कथन पूछा है,
कोई भी काम हमें अगर जल्दी करना है, सरल तरीके से करना है, कम एनर्जी के साथ ज़्यादा काम करना है, क्वालिटी वाला काम करना है, तो क्या करें, दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग भी करें। काम करते समय शारीरिक यांत्रिकी का पालन करें, यांत्रिकी का, और किए जाने वाले किसी भी कार्य में कौशल को विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर और उसके साथ ही साथ लयबद्ध गति का भी प्रयोग करना ज़रूरी होता है कि आप एक लय में काम करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन गलत होगा, इसमें कहा है बचें। ऐसा नहीं है, लयबद्ध कार्य करने से बचना नहीं है हमें, बल्कि लयबद्ध तरीके से ही कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यापार के अनुचित साधनों और प्रथाओं से उपभोक्ताओं को सुरक्षा और न्याय देता है। माल विक्रय अधिनियम 1930, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कृषि उपज विवरण अधिनियम 1997, या डी ऑप्शन है किसान अधिकार अधिनियम 2001। तो राइट आंसर हमारा होने वाला है बी ऑप्शन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, अब आपको कमेंट में करना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों आंसर आप हमें बताएंगे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो उपभोक्ता से संबंधित हमने क्लास डाल रखी है। आप जाएंगे प्ले लिस्ट पर, किसकी, मैनेजमेंट की प्ले लिस्ट पर जाएंगे, गृह प्रबंधन की प्ले लिस्ट पर जाएंगे, उसमें आपको ये वीडियो उपभोक्ता संरक्षण वाली मिल जाएगी और वहाँ ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्य मानक और लक्ष्य, मानक और लक्ष्य बताना है आपको। प्रबंधन में मदद नहीं करते। बी ऑप्शन है योजना बनाते समय इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है प्रबंधन में प्रेरक कारक है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, मानक से मतलब है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड या स्तर कहते हैं। तो ये आपके क्या है, आप सभी जानते हो, हमारे क्या है, प्रबंधन में उत्प्रेरक तत्व हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन, प्रबंधन में उत्प्रेरक या प्रेरक तत्व कहे जाते हैं क्या, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, मानक को भी स्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह विकासात्मक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा यौन रूप से परिपक्व हो जाता है कहलाता है तरुण अवस्था गतिविधि। ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी लोगों से दिली रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप जानते हो मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और नए यूट्यूबर को भी सपोर्ट करना आपका काम है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, जो पुराने हैं उनको भी आप देखिए, उन्हें भी सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कहती उन्हें छोड़ दीजिए, वो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग नए हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हमें भी आप लोग सपोर्ट करें और शेयर करें चैनल को, और आप भी सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे सब कुछ यहाँ से दिखता है, पूरा सेटिंग है हमारे पास, लेकिन हमें पता है आप लोग ना तो लाइक करते हैं चैनल को, बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद भी लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, क्या है वह विकासात्मक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा यौन रूप से परिपक्व हो जाता है। तो आप जानते हो ये कौन सी होगी, ए ऑप्शन, तरुण अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज कहते हैं ना, प्यूबर्टी एज कहते हैं इसको। और ये कब तक, कितने समय की अवस्था होती है, ये होती है 13 से 14 साल की अवस्था। ये ठीक, कभी कभी आपको 12 से 13 मिलती है, ये 1 साल की अवस्था होती है मात्र, या कभी कभी आपको 13 से 14 मतलब मिलती है। देखो, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था ये कहलाती है तरुण अवस्था, प्यूबर्टी एज। ओके, किशोरावस्था से ये अलग होती है, यहाँ पर शुरुआत होती है यौन परिपक्वता की, और किशोरावस्था में जाते जाते मतलब उसके लास्ट तक चरम सीमा पर परिपक्वता पहुंच जाती है यौन अंगों की। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय रोग से पीड़ित रोगी के लिए आहार प्रबंधन में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं। कम कैलोरी, कम संतृप्त वसा, उच्च पूफा, सामान्य प्रोटीन, या फिर डी ऑप्शन सभी विकल्प सही हैं। हृदय रोग से पीड़ित रोगों के लिए जब आप फूड मैनेजमेंट करते हैं, फूड की प्लानिंग या फिर कह सकते हैं मील प्लानिंग करते हैं, तो क्या क्या चाहिए, तो ये सभी सही होने वाले हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें कम कैलोरी दें, संतृप्त वसा मतलब उच्च पूफा वाली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो दें, या फिर सामान्य प्रोटीन दें उन्हें, और डी ऑप्शन सही है। ओके, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलिफैटिक पॉलीअमाइड का उपयोग किस फाइबर को बनाने में किया जाता है। लिनन को, सूती को, रेयॉन को, या फिर नायलॉन को। किसको बनाने में एलिफैटिक
पॉलीअमाइड का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, नायलॉन को बनाने में एलिफेटिक पॉलीअमाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्प सज्जा की इकेबाना शैली किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ वीडियोस आपको टेक्सटाइल की भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, हालांकि आप लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था वहाँ पर, तो हम प्रैक्टिस कराने लगे थे। कुछ वीडियो अभी इनकम्प्लीट भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ लिया, पुष्प सज्जा की इकेबाना शैली किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। स्वर्ग मनुष्य पृथ्वी, स्वर्ग मनुष्य प्रकृति, मन शरीर आत्मा, शरीर मन या संरचना। तो ये संबंधित है कौन सा, ए ऑप्शन, स्वर्ग मनुष्य और पृथ्वी। ठीक है, सबसे जो कहते हैं जो टहनी ऊपर को जाती है वो कहलाती है स्वर्ग। ठीक है, अगर बात करें स्वर्ग, और दूसरी जो बीच में आती है तो बीच में हम लोग रहते हैं तो वो हो गई मनुष्य के लिए। ठीक है, और जो सबसे नीचे को जाती है उसे हम कहते हैं पृथ्वी को इंगित करती है। ठीक है, पृथ्वी की सूचक होती है। ये 3 टहनियाँ होती हैं। स्वर्ग को हम सिंह कहते हैं, मतलब सिंह जो होती है वो स्वर्ग को इंगित करती है। सो जो होती है वो किसको, मनुष्य को, और हाइकी को जो किसको, पृथ्वी के लिए इंगित करती है। 3 टहनियाँ ये होती हैं, स्वर्ग मनुष्य पृथ्वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, उपभोक्ताओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, माल में मिलावट, डुप्लीकेट और दोषपूर्ण सामानों की आपूर्ति। सी ऑप्शन है कीमतों में भिन्नता, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं नहीं, माल में हमें मिलावट भी मिलती है, डुप्लीकेट सामान भी मिलता है, दोषपूर्ण सामान भी मिलता है। चाहे मिलावट धोखे से हो जाए या अनायास हो, मतलब जानबूझ के की जाए। 2 तरीके की मिलावट होती है, जानबूझकर की जाने वाली और अनायास, जैसे घुन वगैरह लग जाते हैं, धोखे से हो जाती है, उसे हम अनायास वाली मिलावट कहते हैं, जो धोखे से हो जाती है। जानबूझ के जैसे कंकड़ पत्थर मिला देना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कीमतों में भिन्नता अभी हमें परेशान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। ए ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के भोजन, यहाँ पर भोजन होगा ये जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बी ऑप्शन, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल पर्याप्त मात्रा में हो। सी ऑप्शन, हमारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। एक संतुलित आहार निम्न में से क्या करता है। तो भाई सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभिन्न प्रकार के भोजन जो होते हैं हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, ये भी सही है, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चिंतनशील सोच की क्षमता किस उम्र के बीच उभरती है। 20 से 25 साल, 30 से 40 साल, 45 से 50 साल या 55 से 50 साल। चिंतनशील सोच की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन। चिंतनशील सोच जो होती है वो 20 से 25 साल में विकसित होती है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, किशोरावस्था के बाद की अवस्था जो होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन, पोषक तत्व और उनकी क्रिया, अंतःक्रिया तथा स्वास्थ्य तथा रोग से संबंध के विज्ञान को कहा जाता है। खाद्य पदार्थ, कृषि, पोषण या आहार। क्वेश्चन है, पोषक तत्व और उनकी क्रिया, अंतःक्रिया तथा स्वास्थ्य तथा रोग से संबंध के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो ये कहलाता है सी ऑप्शन, पोषण यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे 14 क्वेश्चन नंबर, किसी संक्रामक रोग के प्रति एंटीजन के अत्यधिक संपर्क में आने से एंटीबॉडी के विकास के परिणाम स्वरूप डैश होता है। इनेट रोग प्रतिरोधक क्षमता, बी ऑप्शन है सक्रिय प्रतिरक्षा, सी ऑप्शन है कोशिका मध्यस्थी उन्मुक्ति, डी ऑप्शन सभी विकल्प जो हैं कैसे हैं, गलत हैं। तो जब भी एंटीबॉडीज जो होती है का विकास होता है तो क्या होगा, आपके शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा होगी। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा होगी जब कोई भी एंटीजन इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में। और भाई एंटीजन किस में इंजेक्ट करते हैं, कोई भी संक्रामक बीमारी होती है तो। ठीक है, तो जब वो विकसित होगा, एंटीबॉडीज विकसित होगा तो हमारे शरीर को सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान वो करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोविनोइड्स और आइसोफ्लोवेंस किस श्रेणी में आते हैं। क्या विटामिन है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, या सी ऑप्शन फाइटोकेमिकल है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या है, ये फाइटोकेमिकल होते हैं। फ्लोविनोइड्स और आइसोफ्लोवेंस फाइटोकेमिकल्स के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, विकासात्मक कार्यों की अवधारणा दी है रॉबर्ट आइंस्टीन ने, रॉबर्ट हैविगस्ट ने, या फिर फ्रॉइड ने, या फिर जीन पियाजे ने। तो भाई जीन पियाजे का तो संज्ञानात्मक है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है।
पता ही होगा। फ्रॉयड ने क्या दिया है? मनोविश्लेषण, ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत ही तो दिया है। ओके, इरिक्शन का क्या है? सोशल सामाजिक सिद्धांत है। ओके, और यूरी फ्रेन ब्रेनर का क्या है? उनका है मतलब इकोलॉजिकल सिद्धांत है। तो हमारे यहाँ पर एक बच रहा, आइंस्टीन तो संबंधित है साइंस से, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। रॉबर्ट हैविंगस्ट किससे? विकासात्मक कार्यों की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भोजन उन सभी पोषक तत्वों की स्रोत है जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं। भोजन हमारे अस्तित्व के लिए बुनियादी तौर पर आवश्यक है क्योंकि यह भूख को संतुष्ट करता है। सी ऑप्शन है, भोजन के पोषक तत्वों में व्यापक अंतर होता है। डी ऑप्शन है, पोषण का तात्पर्य भोजन की सजावट से है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप, इनमें से गलत छांटना है। कौन सा होगा? भोजन उन सभी पोषक तत्वों का स्रोत है जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। भोजन हमारे अस्तित्व के लिए बुनियादी तौर पर आवश्यक है, यह भी सही है क्योंकि ये भूख को संतुष्ट करता है। भोजन के पोषक तत्वों में व्यापक अंतर होता है, या फिर डी ऑप्शन, भोजन का तात्पर्य होगा यहाँ पर भोजन की सजावट से है। तो देखो, भोजन की सजावट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, हम भोजन को सजाते नहीं हैं बल्कि इस तरीके से लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख ना हो तो भी वो आपके खाने को देखकर आपने इस तरीके से फूड को लगाया है कि उसका भी खाने का मन कर जाए और वो भी आराम से खाना खा ले। तो ये आपके क्या होते हैं? पथ्य जो होती है ना, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा। सजावट का कोई विशेष लेना देना नहीं, बस सर्विंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारे हिसाब से यहाँ पर सही होगा और वही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए सही है? जिन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता होती है उनके लिए पोषण पूरकों का प्रावधान। बी ऑप्शन है, भुखमरी को रोकता है और जीवन बचाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है, इसे पेरिफेरल या केंद्रीय शिराओं के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी विकल्प जो है सही हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए सही क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी होगा। आप एक बार रोक के क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना क्योंकि कुछ क्वेश्चन समझ वेस्ट होते हैं, तो उन्हें समझने के लिए आपको वीडियो रोकना ज़रूरी है। दूसरे के बोलने जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, और ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन में अगर मैं बहुत समय लगाऊंगी, बहुत समझाऊंगी, तो जो बच्चे समझ गए होंगे वो इरिटेट होने लगते हैं, ठीक है। और जिन्हें नहीं समझ में आता है फिर वो मतलब उन्हें भी क्या है, पढ़ के अब वो पढ़े खुद तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यह फाइबर जो खनिज मूल का है, एस्बेस्टस, रेशम, फ्लेक्स, एक्रिलिक, खनिज मूल का कौन सा है? तो खनिज तो भाई पहला ही है, एस्बेस्टस, ठीक है। देखो, सोना चांदी भी आता है खनिज में, लेकिन उसके वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, क्या बनते हैं? कढ़ाई बढ़ाई का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? थायमीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कॉपर या विटामिन के? तो फिर बात करेंगे जो हमारे पानी में घुलनशील की, तो फिर विटामिन बी और सी होते हैं दो। तो विटामिन बी आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? ए, ठीक है, ये पानी में घुलनशील होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर डैश आएगा, ठीक है। डैश की अवधि में व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त करना एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है। क्या शैशवावस्था की अवधि में, किशोरावस्था की अवधि में? यहाँ पर की के पहले डैश आएगा, ठीक है। डैश की अवधि में व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त करना एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त करना एक प्रमुख कार्य, यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन, युवावस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश एक पैथोलॉजिकल स्थिति है जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होती है। पुष्टिकर आहार, ओवर न्यूट्रिशन, फोर्टिफाइड आहार या डी ऑप्शन, पोषक तत्वों की कमी? डैश एक पैथोलॉजिकल स्थिति है जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होती है। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन जो होता है
लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होती है। कभी कभार खा लिया ज़्यादा कोई बात नहीं, पर रोज़ आप हैवी डाइट और ज़्यादा डाइट लेते हैं तो मोटापा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रेशा सन के पौधे की डंठल से प्राप्त होता है? तो ऊन है, लीलन है, रेशम है या विस्कोस है। बात हो रही है सन की, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन लीलन। ऊन आप जानते हो प्राकृतिक है और मानव है, मानव नहीं सॉरी, कहते हैं प्राणिज है, मतलब जिससे जानवरों से मिलता है। रेशम भी प्राणिज है, प्रोटीन रेशा है ऊन की तरह, ठीक है, लेकिन यह रेशम कीट से मिलता है, बॉम्बेक्स मोरी खास तौर पर। और विस्कोस क्या है? मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्य सरलीकरण का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? कार्य करने के सरल एवं आसान तरीकों का प्रयोग, निर्धारित समय के भीतर अधिकतम कार्य पूरा करना। सी ऑप्शन, किसी कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय और ऊर्जा खर्च करना। तो भाई ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा। कोई जो कार्य सरलीकरण है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य को करता है तो इस तरीके से इसमें करता है कि कार्य सरल तरीके से हो जाए, आसान तरीकों से हो जाए और निर्धारित समय के भीतर भी अधिक से अधिक कार्य पूरा हो जाए और किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा शक्ति ना लगे, समय ना लगे और क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े काम की। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित नियमित अस्पताल आहार का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है साफ तरल आहार और नरम आहार। बी ऑप्शन है तला हुआ आहार और सी ऑप्शन है फास्ट फूड। डी ऑप्शन है परिष्कृत कार्ब से भरपूर भोजन। तो निम्नलिखित में से नियमित अस्पताल आहार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही होगा, साफ होगा, तरल होगा, नरम होगा, इस तरीके का आहार यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबंधन के चरणों का सही क्रम है योजना, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। आयोजन, योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन या योजना नियंत्रण। देखो योजना, नियंत्रण, आयोजन तो पहले ही आएगा, इसमें भी आयोजन, तो इसको इन दो को तो ऐसे ही कट कर दो। हालांकि योजना और आयोजन की बात लगभग सेम ही होती है, ठीक है, आयोजन योजना लगभग क्या होती है? सेम ही होती है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम उसका आयोजन करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ ए ऑप्शन ही बिल्कुल इसका आंसर सही है। हालांकि कई बार आप देखते हो जो आयोजना और योजना है ये दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने मान लिया, आपको समझा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आप समझ लो कि हमें सबसे पहले किसी चीज़ की प्लानिंग करनी होती है, फिर हम उस प्लानिंग को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं उसे करने के लिए, मतलब उसका आयोजन, उस कार्य का आयोजन करते हैं जिसको हम प्लान करते हैं। जैसे आपने प्लानिंग की है टीजीटी पीजीटी की, तो आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई का आयोजन कर दिया होगा, आपने पढ़ रहे होगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने नियंत्रण में रखी होंगी, जैसे घूमना फिरना, बेवजह बातें करना, तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, दोनों टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के लिए पोषण चिकित्सा लक्ष्य है उचित पोषण बनाए रखना, कम कैलोरी सेवन, पूरे दिन कैलोरी का वितरण, या फिर डी ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका तो आंसर आप जानते हो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। देखो उचित पोषण भी बना रहे आपका, कैलोरी भी आपको कम देनी है क्योंकि डायबिटिक हो, या फिर सी ऑप्शन पूरे दिन कैलोरी का भी वितरण होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपशिष्ट प्रबंधन में 3 आर क्या हैं? देखो जिसको भी लगता है कि जैसे मैं शायद आपको टाइम नहीं देती हूँ आंसर देने का, क्यों नहीं देती? क्योंकि एक तो ये लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको अगर खुद को चेक करना है तो आप क्या करें, वीडियो को स्टार्टिंग में ही रोक दिया करें, क्वेश्चन को पढ़ा करें, फिर आप आंसर मेरा सुना करें और आप देखा करें आपका सही है गलत है, और कमेंट में ज़रूर बताया करें किस बच्चे के कितने आंसर सही है। तो अपशिष्ट प्रबंधन में 3 आर क्या हैं? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। बी ऑप्शन है रिड्यूस, रैशनलाइज और रिपोर्ट। सी ऑप्शन है रिसाइकल, रिजेक्ट और रिपीट, या डी ऑप्शन रीयूज, रिजेक्ट, रिपेंट। तो एक ही ऑप्शन सही है। 3 आर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है या तो आप उसको क्या करें, यूज़ ही ना करें, ठीक है, और मान लो इमरजेंसी है, यूज़ करनी ही पड़ रही, जैसे पॉलीथीन है, आप है अगर आपकी प्रॉब्लम है कि हाँ बिना पॉलीथीन की नहीं चल पाता है, तो आप उसको लेते हैं, भाई मार्केट में भी अवेलेबल है, या तो अवेलेबल ना हो तो हम लोग क्या है लेते हैं, लेकिन उस पॉलीथीन को हम फेंकें नहीं नाली में, कचड़े में, क्योंकि वो गलती नहीं, उसको हम बार बार रीयूज़ करें जब तक वो घिस ना जाए, ठीक है।
और उसके बाद क्या करें, आप इसको रिसाइकल करें। आज का ही मैं मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास, आपको जैसे कल दूंगी तो मैं बोल सकती हूँ आज की ही मैं एक घटना बताऊँ। सुबह के टाइम आज कन्याएँ थी, तो मेरी बेटियां गई थी कन्या खाने, तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलीथीन थी, बिल्कुल न्यू पॉलीथीन थी। तो किसी ने गई थी पड़ोस में, अब हर जगह नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने क्या किया, उसी में प्लेट ऐसे करके डाल के दे दी कि सारा जो भी खीर पूड़ी थी सब उसमें मिक्स हो गया। वो न्यू पॉलीथीन थी 2 बड़ी बड़ी, और मुझे मालूम था ये डस्टबिन में डालेंगे तो कहीं ना कहीं कचरा बनेंगी, लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं भी इन चीज़ों को पानी बचाने का, मैं एक टीचर हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ ना कर पाऊँ लेकिन मैं घर के लेवल पे जो कर सकती हूँ मैं सब करती हूँ। पानी बचाने की मैं कोशिश करती हूँ, वेस्ट नहीं होने देती हूँ बिल्कुल। आप कभी मिले जीवन में तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने अलार्म लगा रखा है घर में कि मोटर से पानी बहे नहीं, इसलिए लगवा रखा है। और पॉलीथीन को आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास जबकि आज बहुत सारे काम थे तब भी मैंने उन पॉलीथीन को धोया, और कोई होता तो डस्टबिन में डाल देता। क्यों? क्योंकि मुझे उसको रीयूज़, अब वो सूख रही हैं, मैं उसका रीयूज़ ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो न्यू बड़ी थैली थी, वो जल्दी नहीं गलती। ठीक है, एक बार को छोटी मोटी तो मैं सोच भी लेती, लेकिन वो काफ़ी बड़ी पॉलीथीन थी, बिल्कुल बैग की तरह। तो मैंने कहा ये तो जल्दी गलने वाली नहीं, तो डस्टबिन में नहीं डालना इनको। मैंने उसको धोया साबुन से, और उसको क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह भी लग गया था, फिर उसको अभी भी वो लाइन पे सुखा रखी है मैंने। तो ये होता है रिड्यूस, हमने या तो हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी थी और हमने करी है, तो उसको क्या करें, रीयूज़ करें, बार बार रीयूज़ करें, और हो सके तो उसका रिसाइकल करें। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य है? शैशवावस्था के दौरान चलना और बोलना सीखना, बी ऑप्शन ठोस भोजन ग्रहण करना सीखना, सी ऑप्शन मल त्याग पर नियंत्रण करना सीखना, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। शैशवावस्था के दौरान क्या क्या कार्य करने हैं? तो मेरे हिसाब से ये सभी कार्य हम शैशवावस्था में ही करते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कमरों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? रूमीनेस, कार्यात्मकता, परिसंचरण पथ, या फिर कमरों का समूहन। देखो, कमरों के बीच संबंध की बात हो रही है तो ये आंसर होगा कमरों का समूहन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए रूमीनेस क्या है, तो रूमीनेस में क्या होता है कि जैसे कि किसी रूम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, जैसे कि उसी में हम जो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, जैसे कि बहुत से लोग क्या है उसी में ज्वाइंट बाथरूम बना देते हैं, है ना, उनका कमोड या फिर नहाने धोने की व्यवस्था उसी रूम में हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रूम का यूज़ करना, या आपकी जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं इस तरीके से रूम में एडजस्ट कर देना कि बस वो भरा भरा भी ना लगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्थान भी बेकार ना जाए, तो उसको हम रूमीनेस कहते हैं। आप इसकी भी क्लास पढ़ी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, पंक्तियों के माध्यम से बेचैनी और क्रिया दर्शाई जाती है। क्षैतिज, खड़ी, घुमावदार या विकीर्ण। पंक्तियों के माध्यम से बेचैनी और क्रिया दर्शाई जाती है। किसमें होता है भाई बेचैनी वाली क्रिया? यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन, विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण। रेखाओं वाली एक क्लास होगी जिसमें रेखा वगैरह के विषय में हमने आपको बताया है, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा गृह प्रबंधन के, इसमें सारे क्वेश्चन आपको जो भी इसमें आ रहे हैं सब तरीके के क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं पहले से ही, और ये आप देख सकते हो। अगर आपने वो क्लास देख ली तो मैनेजमेंट के लगभग क्वेश्चन यहाँ पर फंस रहे हैं जो मैंने कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोहेयर में बहुत अच्छी प्रतिरोध शक्ति है और इसकी उच्च होती है चमक, लचीलापन, अन्य धागों के प्रति अनुकूलनशीलता, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। मोयर की बात हो रही है। देखो, ये नया टर्म है, ये जरूर देख लेना। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सही बताऊं मैं पढ़ती रहती हूँ लेकिन बुक्स होम साइंस की, लेकिन तब भी बहुत डीपली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कभी कभी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अलग से नोट कर लिया करें, क्योंकि ये बुक में भी अवेलेबल होती है, हर बुक में सारे टॉपिक नहीं मिलते हैं। तो ये मोयर वाला भी नॉर्मल टॉपिक ही मिलता है कि कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सी भेड़ से प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इन्हें नोट कर लिया करो, ये नए क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
शरीर के प्रमुख संरचना एवं अंगों का उद्भव किस अवस्था में होता है? निषेचन, युग्मनज, भ्रूण या फिर बाल्यावस्था। शरीर की प्रमुख संरचना और अंगों का उद्भव, देखो निषेचन में तो क्या है, स्त्री का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से मिलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कोशिका बनती है जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो फिर बात हो रही है अंगों के विकास की, तो ये किस में होगा भाई? इसमें तो होगा नहीं। और बाल्यावस्था तो पैदा होने के बाद आएगी, तो यहाँ पर भ्रूण ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जब हड्डियां कई टुकड़ों में टूट जाती हैं और कोमल ऊतक में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो इसे कहते हैं जटिल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर, ऊतक की चोट या रक्तस्राव। तो ये कहते हैं क्या? जटिल फ्रैक्चर है जब हड्डियां टूटकर कई टुकड़ों में, मतलब हड्डियां टूट जाती हैं और एक दूसरे में क्या है, घुस सी जाती हैं। ठीक है, और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसमें ये भी होता है कि हड्डियां टूटकर एक दूसरे में घुस भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा जटिल टूट होती है तब। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से क्या करते हैं? रोगी को जितना संभव हो उतना कम हिलाएं। बी ऑप्शन है घाव पर दबाव डालकर बाहरी रक्तस्राव को रोकें। डी ऑप्शन है एक संपीड़न पट्टी लगाएं। डी ऑप्शन उपर्युक्त सही। रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या करोगे भाई? ये भी सही है, पहला पाला, रोगी को जितना संभव हो उतना कम हिलाएं। बी ऑप्शन है घाव पर दबाव डालकर बाहरी रक्तस्राव को रोकने की कोशिश करें। या डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और पट्टी बांध दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फर्श की सजावट का एक रूप है जो बंगाल और असम में लोकप्रिय है। मुक्तहस्त, अल्पना, सांध्या या फिर मुगल। फर्श की सजावट का रूप है, बंगाल में फेमस है, तो समझ लीजिए क्या है, बंगाल। और एक चीज़ और नोट करिएगा, असम भी आ गया, मतलब बंगाल नहीं पूछ के अब कि आपसे किसी भी एग्जाम में असम पूछा जा सकता है, तो ये अल्पना है, क्योंकि हमें पता है बंगाल में अल्पना बनाई जाती है, अल्पना बनाई जाती है, लेकिन असम में भी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? समय प्रबंधन समय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और उपयोग करने की व्यवस्था है। बी ऑप्शन है समय प्रबंधन आपको जो आप चाहते हैं उसे समय पर पूरा करने में मदद करता है। सी ऑप्शन है ए और ये बी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन है ए सही है। तो भाई समय प्रबंधन क्या है? कथन क्या दिया है आपको? जो समय प्रबंधन है, समय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित, ठीक है, और उपयोग करने की व्यवस्था भी है, और क्या होता है, जो भी आप काम चाहते हैं उसे समय पर पूरा करने में भी मदद करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, कार्य सरलीकरण से बहुत क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर कार्य सरलीकरण कह सकते हो आप इसको, या फिर ऊर्जा शक्ति से कह सकते हो, शक्ति व्यवस्थापन से। तो शक्ति व्यवस्थापन की भी वीडियो चैनल पर पड़ी है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप हमारी जो मैनेजमेंट की वीडियोस हैं देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगी। क्वेश्चन नंबर 38, ऊर्जा का अर्थ है किसी व्यक्ति की करने की क्षमता, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, मानसिक कार्य, शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों। तो ऊर्जा का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, ये हो जाएगा क्या, शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, थायमीन, नियासिन, फोलेट और विटामिन B6 मदद करता है हड्डियों के स्वास्थ्य के रखरखाव में, प्रतिरक्षा के विकास में, ऊर्जा के चयापचय में, या एक बात 3 दो सही है। तो फिर जो थायमीन और नियासिन और जो फोलेट होता है, फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 को कहते हैं, ठीक है, या फिर विटामिन B6। अच्छा, इनके रासायनिक नाम बताए, रासायनिक नाम तो लिखे ही हुए हैं, किस विटामिन के ये रासायनिक नाम है ये कमेंट में कर दीजिए। थायमीन किसका है, नियासिन किसका है, फॉलिक अम्ल तो मैंने बता दिया, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है ये जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पहला हड्डियों के स्वास्थ्य के रखरखाव में जरूरी है, और क्या हो जाएगा तीसरा, ऊर्जा के चयापचय के लिए जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बॉल हैंगिंग एक डैश प्रकार की सहायक वस्तु है जो सजावटी है, कार्यात्मक है, उपयोगी है, उपयुक्तावादी है। तो भाई देखो बॉल हैंगिंग तो कैसी है, सजावटी है, ठीक है, ना इसमें कार्यात्मकता है ना उपयोगिता है। उपयोगितावादी भी एक सेम ही चीज़ हो गई, उपयोगितावादी भी सेम चीज़ हो गई उपयोगी की तरह। तो सजावटी है, इसमें कोई नया कोई मतलब अलग चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, कमज़ोर हड्डियाँ, दांतों पर भूरे दाग, दांतों की संरचना में दोष किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण होते हैं? भाई अधिकता की बात हो रही है, विटामिन, खनिज लवण, या फिर चीनी, या फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के कारण होता है, लेकिन फ्लोराइड भी आपके शायद खनिज में ही आता है,
ठीक है, खनिज में ही आता है, फ्लोराइड भी खनिज में ही आता है। तो डी ऑप्शन वैसे यहाँ पर सही होगा, क्योंकि नाम दिया है तो फ्लोराइड होगा। ठीक है, खनिज में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो खनिज पदार्थ नहीं कह सकते, जब स्पेशली नाम दिया है तो हम फ्लोराइड ही कहेंगे। देखो, फ्लोरीन की आवश्यकता दांतों को होती है, हड्डियों को भी होती है, लेकिन एक बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। इसकी अधिकता भी जो होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। फ्लोरीन की कम मात्रा तो इतनी नुकसानदायक नहीं होती है जितनी अधिक मात्रा नुकसानदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 42, बेरी किसकी कमी से होता है? कोबाल्मिन, थायमिन, नियासिन या विटामिन सी? तो थायमिन की कमी से, बी ऑप्शन सही होगा, बेरी होता है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? साइनोकोबाल्मिन, जल्दी से बताइए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सभी को पता होगा। नियासिन, जल्दी से बताइए। पेलेग्रा, ठीक है, नियासिन की कमी से। स्कर्बी, विटामिन सी की कमी से। थायमिन की कमी से बेरी है। और साइनोकोबाल्मिन, मैंने नाम रासायनिक बता दिया, बीमारी आप कमेंट करेंगे, ए ऑप्शन की बीमारी आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आरडीए का पूर्ण रूप है? रिकमेंडेड डाइटरी अवेयरनेस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, सी ऑप्शन रिकमेंड डेली अलाउंस, या डी ऑप्शन है रिकमेंड डाइट फॉर एडल्ट्स? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, बी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, पूरे उभरे हुए पैटर्न या पुष्प डिजाइन वाले जैकॉर्ड प्रकार के कपड़े को कहा जाता है? शिफॉन, डेनिम, कैनवास या ब्रोकेड? तो भाई डी ऑप्शन सही होगा, ब्रोकेड होता है। जैकॉर्ड नाम आ जाए तो समझ जाओ सोने चांदी की बात हो रही है, और जैकॉर्ड करघे से बनाया जाता है विशेष वस्त्र ब्रोकेड। ठीक है, जैकॉर्ड एक करघा है जिससे ब्रोकेड वस्त्र बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसके अलावा जिस क्रम से इसे मापते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है ये अनुक्रम है, गति है, गतिविधि है या घटना है? क्या आंसर यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय के लिए कहा है वो है, क्या है? डी ऑप्शन, घटना कहा है इन्होंने। ठीक है, घटना बोला है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से अप्रतिवर्ती अंधापन होता है? आयरन, विटामिन ए, प्रोटीन, आयोडीन? तो राइट आंसर होगा, क्या होगा हमारा? विटामिन ए। आयरन की कमी से, ए ऑप्शन, एनीमिया होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन और वसा की कमी से मैरास्मस होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? मैं बताऊं, कमेंट में बताओगे? घेंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से परिधि तक बाहर की ओर बढ़ता है, कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल? बी ऑप्शन है सेफोलो कॉडल प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है अनुक्रम, डी ऑप्शन है व्यवस्थित प्रक्रिया? केंद्रीय अक्ष से परिधि तक बाहर की ओर जाता है, कौन सा आंसर यहाँ सही होगा? तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में क्या होता है? शरीर का जो विकास है शरीर के केंद्रीय अक्ष से परिधि की ओर बाहर की ओर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यह एक कढ़ाई का रूप है जिसमें घने रेशम की कढ़ाई डॉन सिलाई का उपयोग करके की जाती है। डॉन नहीं होगा, ये डॉवी होगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसको डॉन नहीं ये डॉवी कह रहे हैं। तो ब्रोकेड, फुलकारी, काजीवनम या चिकनकारी? तो ये कढ़ाई का जो रूप है डॉवी कहा है, तो इसका मतलब फुलकारी की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ज्यामितीय डिज़ाइन जो होती है फुलकारी में भी बनती है, और ज्यामितीय डिज़ाइन जो होती है डॉवी में बनती है। ज्यामितीय डिज़ाइन जिसे लाइनें जोड़कर, लाइनों को जोड़ कर बनाई जाती है। तो ये फुलकारी और डॉबी दोनों में ज्यामितीय डिज़ाइन यूज़ होती, इसीलिए इनको इसने मतलब यहाँ पर आयोग ने इस क्वेश्चन को कनेक्ट किया है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के डबल इक्कत रेशमी कपड़े क्या कहलाते हैं? क्या बंधेज कहलाते हैं, पटोला कहलाते हैं, जामदानी या फिर कांता? डबल इक्कत की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? डबल इक्कत, पटोला, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, मोलेसिस गुड़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हो मिलावट है? क्या दही के लिए, शहद के लिए, मक्खन के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? मोलेसिस गुड़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त मिलावट है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा क्या? बी ऑप्शन, शहद। देखो, गुड़ की मिलावट की बात हो रही है तो जहाँ तक शहद में होगी। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, शहद में मिलाया जाता है गुड़। क्वेश्चन नंबर 51 है, ओडिशा का पिपली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बोटिक के लिए, चिकन वर्क के लिए, एप्लिक वर्क के लिए, या फुलकारी वर्क के लिए?
पीपली गांव की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है, तो ये होगा सी ऑप्शन एप्लिकबर्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन विकास निरंतरता और आसान तथ्य दोनों को दर्शाता है। बी ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सी ऑप्शन है विकास कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। डी ऑप्शन है विकास संचयी है। तो आपको पकड़ में आ गया, आंसर नहीं आया? देखो, विकास कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है, ये जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विकास जो होता है आजीवन ही प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत चलता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा, मतलब क्योंकि गलत पूछा है ना तो सही होगा। ठीक है, और ए और बी और सी डी जो हैं बिल्कुल विकास के विषय में बिल्कुल सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रत्येक खाद्य समूह के लिए अनुशंसित सेवन को दर्शाने के लिए खंडों सेक्शन में विभाजित खाद्य समूह की दृश्य मार्गदर्शिका को क्या कहा जाता है? या फूड पिरामिड, मेन्यू कार्ड, फ्लैश कार्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, मेन्यू कार्ड आप जानते हो कहाँ होता है, रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, या हम लोग भी घर में बना लेते हैं कि हमें किस दिन क्या सर्व करना है। फ्लैश कार्ड जिसमें स्टोरी होती है, और कार्ड सभी कार्ड मतलब कई सारे कार्ड होते हैं जिस पर चित्रों के माध्यम से हम पूरी स्टोरी को लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, फूड पिरामिड होगा। आप जानते हो फूड पिरामिड, आपने देखा होगा, बनता है इस तरीके से, सॉरी ट्रायंगल बनता है। ओके, ट्रायंगल बनता है इस तरीके से, खाद्य पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फूड पिरामिड कहलाता है। ठीक है, फूड पिरामिड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्शंस में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 54, समय एक क्षणभंगुर सीमित और मानव संसाधन है, अमूर्त है, मूर्त है, हस्तांतरणीय है या आसान है। तो ये कैसा है? समय अमूर्त साधन है। ठीक है, अमूर्त साधन है समय। क्वेश्चन नंबर 55, साधन सीमित भी होते हैं और अमूर्त भी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, भोजन योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? परिवार की संरचना और परंपराएं क्या हैं? बी ऑप्शन भोजन की लागत और उपलब्धता कैसी है। सी ऑप्शन व्यवसाय और जीवन शैली क्या है आपके परिवार के लोगों की। या डी ऑप्शन ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपके परिवार की संरचना, कितने लोग हैं, उनकी क्या शैलियाँ हैं, परंपराएं हैं, किस तरीके का खाना वो खाते हैं, आपके एरिया में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, और आपके पास उस तरीके की लागत है भी या नहीं है, और लोगों की जीवन शैली कैसी है, उनका व्यवसाय कार्य कैसा है, मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जीवन की एक अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान अधिकांश व्यवहार एक विशेष सोच या तरीके से प्रभावित रहती है। समझ, सामाजिक स्तर, सामाजिकरण या फिर डी ऑप्शन विकासात्मक चरण अवस्था। जीवन की एक अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान अधिकांश व्यवहार एक विशेष सोच या तरीके से प्रभावित रहती है। आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, विकासात्मक चरण या अवस्था। क्वेश्चन नंबर 57, मानव मिशन प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए मनुष्य, मशीन और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। होम इकोनॉमिक्स, ऑर्गोनॉमिक्स, होम मैनेजमेंट या प्रोडक्ट डिजाइनिंग। देखो, बात हो रही है किसका? मनुष्य और मशीन का संबंध कहीं आ जाए, या फिर पर्यावरण। मनुष्य मशीन ही मिल जाए तब भी आप ऑर्गोनॉमिक्स लगाएंगे, या फिर साथ ही साथ पर्यावरण का भी संबंध बता दें तो ऑर्गोनॉमिक्स। ये 3 वर्ड पकड़ लीजिए, आंसर ऑर्गोनॉमिक्स निकल के आएगा, या मानव दक्षता शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी में कहते हैं मानव दक्षता शास्त्र। 58 है, शरीर के अंगों के साथ साथ समग्र संरचना और वजन में परिवर्तन श्रृंखला है, वृद्धि है, परिपक्वता है या व्यक्तिगत प्रदर्शन है। शरीर के अंगों के साथ साथ समग्र संरचना और वजन की बात हो रही, संरचना और वजन की बात हो रही, वृद्धि पे जाओगे। ठीक है, ओके, संरचना और वजन, वजन बढ़ रहा है, वृद्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से कॉटन फाइबर को स्थायी रूप से मजबूत किया जा सकता है? कॉटन फाइबर की बात हो रही है। ओमिनिएटिंग से, मर्सराइजेशन और ओमिनिएटिंग से, या डी ऑप्शन स्टार्चिंग से। तो आप कपास की क्लास है चैनल पर अवेलेबल, देख सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, और शायद मैंने इसके विषय में भी आपको बताया है। मर्सराइजेशन और ओमिनिएटिंग दोनों विधि से जो होता है कपास को हम मजबूत कर सकते हैं, वो भी स्थायी रूप से। क्वेश्चन नंबर 60, अगर कपड़े पर खून का दाग हो तो क्या करें?
ठंडे पानी में भिगोएं और फिर पतला अमोनिया डालें और धो लें। बी ऑप्शन उबलता पानी डालें और धो लें। सी ऑप्शन है गर्म पानी से रगड़ें और गुनगुने पानी से धोएं। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। भाई देखो, जो रक्त के धब्बे होते हैं वो होते हैं प्रोटीन दाग, ठीक है, प्रोटीन वाले दाग, ठीक है। तो जैसे अंडा होता है, प्रोटीन होता है, आप उसे गर्म करते हो तो वो जम जाता है। तो ऐसे आंसर को सोचें। जब आप खून को गर्म पानी से धोएंगे, क्योंकि वो प्रोटीन वाला दाग है, तो वो तो और ज़्यादा जम जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर ए ऑप्शन सही होगा। कभी भी ब्लड का दाग हो तो वो किससे धोएंगे? ठंडे पानी से, क्योंकि वो प्रोटीन होता है। और ठंडे पानी से भिगोकर आप धोएं, उस पर अमोनिया की बूंदें डाल दें, दाग आपका साफ़ हो जाएगा। रगड़ के पानी से धुल दें, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैसी रही क्लास आज? लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। कल प्रश्न जो आपकी क्लास के होंगे वो जहाँ तक होंगे आपके किससे के होंगे? हेल्थ साइंस से संबंधित प्रश्न होंगे आपके। जो बीमारियां होती हैं हमारे कुछ, या फिर हमें कैसे केयर करनी होती हैं, इस तरीके से साफ़ सफाई से संबंधित भी प्रश्न आपको उसमें दिखेंगे। तो मतलब कल की क्लास में ही नहीं, क्लास चलेंगी कई दिन उसकी भी, जैसे हमने मैनेजमेंट की। लेकिन बीच बीच में हम ये वाले जो चंडीगढ़ का है, बिहार के पेपर हैं जो भी रह गए हैं, ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, सपोर्ट करिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में अवश्य बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही गए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।